नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी बिहार में चुनाव के बीच एनडीए को लगे झटके की, महागठबंधन में फंसे पेच की। देखेंगे बिहार चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने क्या किया ऐलान, पीएम मोदी पर क्यों भड़की सीएम ममता, जानेंगे दिल्ली हिंसा मामले में आए नए मोड़ को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। तेलंगाना में निकाय चुनावों में 42% आरक्षण पर रोक के बाद बंद बुलाया गया, सभी पार्टियों का समर्थन। हैदराबाद में प्रदर्शनकारियों ने पेट्रोल पंप और दुकानों पर किया हमला। कर्नाटक के कलबुर्गी में आरएसएस की प्रचार सामग्री हटाई गई, बीजेपी ने जताई नाराजगी, सरकार बोली इजाजत नहीं ली गई थी। तमिलनाडु सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका, कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका की खारिज। याचिका में 2 बिल पर राष्ट्रपति को फैसले नहीं लेने के निर्देश देने की गई थी मांग। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के घुसपैठिया वाले बयान पर पवन खेड़ा का पलटवार, कहा गृह मंत्री की कुर्सी के लायक आप हैं नहीं, 11 साल से सत्ता में रहने के बाद भी नहीं रुक रहा घुसपैठ। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को बड़ा झटका लगा है। पहले चरण का प्रचार शुरू होने से पहले ही एनडीए के लिए एक सीट का नतीजा सामने आ गया है, और ये सीट एनडीए के हाथ से फिसल गई, क्योंकि एनडीए में शामिल पार्टियों में से किसी का भी उम्मीदवार इस सीट पर नहीं है। तो वहीं नीतीश कुमार की मुश्किल भी एनडीए के अंदर बढ़ गई है। तो कैसे चुनाव से पहले मुश्किल में दिखाई दे रहा है एनडीए, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही एनडीए गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। छपरा जिले की मढ़ौरा विधानसभा सीट से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की उम्मीदवार सीमा सिंह का नामांकन रद्द कर दिया गया है। यानी इस सीट पर अब एनडीए का कोई उम्मीदवार नहीं बचा है, क्योंकि एनडीए में सीट बंटवारे के बाद से ये सीट एलजेपीआर के खाते में गई थी। इस सीट पर पहले चरण में वोटिंग होनी है। नामांकन की जांच में सीमा सिंह के दस्तावेजों में कमी पाई गई। सीमा सिंह की तरफ से कहा गया कि वो इसके खिलाफ अपील करेंगी, लेकिन ये तय है कि अब वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। इस सीट पर आरजेडी की तरफ से जितेंद्र कुमार राय को उम्मीदवार बनाया गया है। वो यहाँ से विधायक भी हैं और अब उनके लिए रास्ता आसान माना जा रहा है, क्योंकि इस सीट पर 3 और उम्मीदवारों के नामांकन खारिज हुए हैं, जिसमें बीएसपी के आदित्य कुमार, जेडीयू के बागी निर्दलीय प्रत्याशी अल्ताफ आलम और निर्दलीय विशाल कुमार शामिल हैं। मढ़ौरा सीट पर एलजेपीआर को बड़ा झटका लगा है, तो चिराग पासवान ने नीतीश को भी झटका दे दिया है। कुछ समय पहले तक चिराग पासवान सीएम पद को लेकर नीतीश का खुलकर समर्थन कर रहे थे। यहाँ तक कह रहे थे कि सीएम पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे। लेकिन जब अमित शाह का बयान सामने आया कि सीएम उम्मीदवार विधायक दल की बैठक में तय होगा, हम तय करने वाले कौन होते हैं, उसके बाद चिराग पासवान शाह से मिलने के लिए पहुंचे, और जब से शाह से मिलकर लौटे हैं तो उनके सुर भी बदले बदले दिखाई दे रहे हैं। चिराग ने कहा कि गृह मंत्री ने सही कहा है कि कौन सीएम होगा ये चुनाव के बाद तय होगा, यानी नीतीश के साथ बड़ा खेला हो सकता है। एनडीए गठबंधन में तनाव बना हुआ है, तो महागठबंधन में भी समन्वय नहीं बन पा रहा। लेकिन जो खबर आ रही है उससे साफ है कि जल्दी ही यहाँ भी तस्वीर साफ हो जाएगी। पहले चरण के नामांकन का काम पूरा होने के बाद अब चुनाव प्रचार तेज हो गया है। आज भी कई दलों के उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। हर दल अब पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में है। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में पहले चरण के लिए नामांकन जमा करने का काम पूरा होने के बाद भी महागठबंधन में सीट बंटवारे का ऐलान नहीं हो पाया। वैसे पहले चरण की अधिकांश सीटों पर उम्मीदवार जरूर उतार दिए गए हैं, लेकिन कुछ सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार अभी भी आमने सामने हैं। पर जो खबर आ रही है कि इसमें से अधिकांश सीटों पर सहमति बन चुकी है और नामांकन वापसी के आखिरी दिन सभी सीटों पर महागठबंधन का एक ही उम्मीदवार बचेगा। सीपीआई-एमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा है कि सीटों के बंटवारे की घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन सभी नामांकन दाखिल कर रहे हैं, और हमारा मानना है कि अगर तालमेल में कोई छोटी मोटी कमी है तो नामांकन वापसी के समय तक उसे दूर कर लिया जाएगा। पूरी एकता है। सीपीआई-एमएल की 20 सीटों पर पूरी एकता है, क्योंकि हमने तय किया है कि यहाँ दोस्ताना लड़ाई की कोई गुंजाइश नहीं होगी। कोई दोस्ताना लड़ाई नहीं है। उन्होंने एनडीए पर तीखा हमला बोलते हुए आगे कहा कि बिहार में अब महागठबंधन की सरकार बनेगी। बिहार को बुलडोजर राज की प्रयोगशाला नहीं बनने दिया जाएगा। तो वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने अमित शाह पर तीखा हमला करते हुए कहा कि नीतीश कुमार को नजरबंद करके रखा गया है। पिछली बार इन्हीं गृह मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि नीतीश कुमार ही सीएम होंगे। अब वो ऐसा क्यों नहीं कह रहे? ये एक साजिश है, और ये बात नीतीश कुमार भी जानते हैं। महागठबंधन ने इस बार प्रदेश में सरकार बनाने का ऐलान किया है।
कांग्रेस आरजेडी की तरफ से प्रचारकों के नाम भी सामने आ गए हैं। तेजस्वी यादव की रैलियां शुरू हो गई हैं तो राहुल गांधी और प्रियंका भी मैदान में कूदने की तैयारी में है। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 17 अक्टूबर को पूरी हो चुकी है। नामांकन के अंतिम दिन कई दिग्गजों ने ताल ठोकी है। लगभग 1698 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। इनमें से कुछ बड़े नेता भी शामिल हैं, जिन्होंने मैदान में उतरकर सियासी पारा चढ़ा दिया है। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान भी किया है। तो क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। बिहार में नवंबर में 2 चरणों में वोटिंग होनी है। पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को होगी और दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को होगी। पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने टिकट दायर कर सियासी गर्मी बढ़ा दी। खास तौर से कुछ बड़े नेताओं के मैदान में उतरने से ये चरण और भी दिलचस्प बन गया है। बिहार में पहले चरण में 121 सीटों पर मतदान होना है, जिसके लिए कुल 1698 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। जिन उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है उनमें कई बड़े नाम भी शामिल हैं। इनमें तेजस्वी यादव, मंगल पांडे, प्रेम कुमार, खेसारी लाल यादव, मैथिली ठाकुर, सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, अनंत सिंह के अलावा और भी कई नाम शामिल हैं। इन नामों ने बिहार चुनाव की सरगर्मी तेज कर दी है। वहीं चुनाव आयोग ने भी बड़ा ऐलान किया है, जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। बिहार चुनाव और उपचुनाव में सभी लोग वोट डाल सकें, इसलिए आयोग ने मतदान के दिन पेड लीव का ऐलान किया है। इसके जरिए लोगों की हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाएगी। चुनाव आयोग ने साफ किया कि अगर मतदाता अपने निर्वाचन क्षेत्र से दूर काम करता है, लेकिन मतदान वाले निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं, तो उन्हें भी मतदान के दिन पेड लीव मिलेगी, ताकि वो अपने क्षेत्र आकर वोट डाल सकें। यानी इस छुट्टी पर वेतन नहीं काटा जाएगा। कोई भी कंपनी जो इन प्रावधानों का उल्लंघन करेगी, उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। सभी तरह के नौकरी पेशा लोग इस पेड लीव के हकदार हैं। चुनाव आयोग ने ये कदम इसलिए उठाया है ताकि सभी लोग अपने मत का इस्तेमाल कर सकें। ऐसे में बिहार का चुनाव काफी रोचक होता जा रहा है। बिहार चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं, तो पश्चिम बंगाल में भी सियासत गरमाई हुई है। गोरखालैंड मामले को लेकर पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री मोदी के बीच विवाद गहराता जा रहा है। दार्जिलिंग में अलग राज्य की मांग को लेकर प्रदर्शन भी हुए और बाद में गोरखा स्वायत्त परिषद भी बनाई गई। और अब मोदी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है, जिसे लेकर ममता भड़क उठी हैं। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में अगले साल यानी कि 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले गोरखालैंड का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। दार्जिलिंग में काफी वक्त से अलग राज्य की मांग की जा रही है। सरकार ने दबाव में गोरखा स्वायत्त परिषद बनाई थी, लेकिन यहाँ के लोगों में अलग राज्य की डिमांड अभी भी कायम है। अब केंद्र सरकार ने गोरखालैंड को अलग राज्य बनाने की मांग पर बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए एक मध्यस्थ नियुक्त किया है। इस मामले में सीएम ममता बनर्जी भड़क उठी और उन्होंने नाराजगी जाहिर की। बता दें कि पूर्व उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी पंकज कुमार सिंह को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। केंद्र के जरिए नियुक्ति पत्र भेजे जाने के बाद ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को एक पत्र लिखा। उन्होंने दावा किया, गोरखालैंड से संबंधित कोई भी पहल करने से पहले राज्य सरकार से चर्चा जरूरी है। लंबे प्रयासों के बाद गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन में शांति बहाल हुई है। बिना चर्चा के कोई भी कदम उठाने से क्षेत्र की शांति भंग हो सकती है। पश्चिम बंगाल सरकार का दृढ़ विश्वास है कि गोरखा समुदाय या जीटीए क्षेत्र के संबंध में कोई भी पहल राज्य सरकार के पूर्ण परामर्श और सहयोग से ही की जानी चाहिए, ताकि लंबे प्रयासों से स्थापित क्षेत्र की शांति बनी रहे। इसके साथ ही सीएम ममता बनर्जी ने पीएम से अपील करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार से परामर्श और उचित विचार विमर्श के बिना जारी किए गए नियुक्ति पत्र पर पुनर्विचार करें और उसे वापस ले। ये कदम केंद्र और राज्य के बीच सच्ची सहानुभूति और संघीय भावना के हित में उठाया जाना अपेक्षित है। अब पीएम मोदी सीएम की मांग को मानेंगे या नहीं, ये देखना होगा। सीएम ममता बनर्जी के तेवर सख्त नजर आ रहे हैं, तो सख्ती सुप्रीम कोर्ट के रुख में भी दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। सरकार को सिर्फ झटका ही नहीं लगा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के अवैध धर्मांतरण कानून 2021 पर कई सवाल भी उठाए, जिसके चलते योगी सरकार सत्ते में आ गई है। तो कौन से फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में उठे सवाल और क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। यूपी में अवैध धर्मांतरण कानून 2021 के तहत दर्ज कई एफआईआर सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी है और साथ ही इस कानून पर कई सवाल भी उठाए हैं, जो योगी सरकार के साथ साथ पूरी बीजेपी के लिए बड़ा झटका है। कोर्ट की तरफ से कहा गया कि आपराधिक कानून का इस्तेमाल निर्दोष लोगों को परेशान करने के लिए नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि जांच के दौरान ऐसे कोई ठोस सबूत नहीं मिले जिनसे पता चले कि धर्मांतरण दबाव या प्रलोभन के माध्यम से कराया गया था। उत्तर प्रदेश धर्मांतरण निषेध अधिनियम 2021 की धारा 4 के मुताबिक शिकायत केवल पीड़ित व्यक्ति या उसके परिवार के सदस्य की ओर से ही दर्ज की जा सकती है, न कि किसी बाहरी या तीसरे व्यक्ति के जरिए। कानून के कई प्रावधान प्राइवेसी, समान व्यवहार, लोगों की आजादी और संवैधानिकता की कसौटी पर खरे नहीं उतरते।
दरअसल ये मामला प्रयागराज से जुड़ा हुआ है, जहां सैम हिगिन बॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज के कुलपति राजेंद्र बिहारी लाल और निदेशक विनोद बिहारी लाल पर जबरन धर्म परिवर्तन के आरोपों में मुकदमे दर्ज किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने सभी एफआईआर को रद्द कर दिया और आगे स्पष्ट किया कि धार्मिक स्वतंत्रता संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार है और राज्य सरकारों को चाहिए कि वे ऐसे मामलों में शिकायतों की निष्पक्ष और संवैधानिक रूप से जांच करें, ताकि किसी निर्दोष व्यक्ति को झूठे मामलों में न फंसाया जाए। इन कानूनों को याचिकाकर्ताओं ने मनमाना और मौलिक अधिकारों के विपरीत बताया है। बीजेपी के इस कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से योगी सरकार और बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। योगी सरकार के कानून पर कई सवाल उठ रहे हैं, तो सवाल दिल्ली हिंसा केस में हुई गिरफ्तारियों को लेकर भी उठ रहे हैं। दिल्ली की एक कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान पिछले 5 साल से जेल में बंद आरोपी उमर खालिद के वकील ने कहा कि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। इसके बावजूद पिछले 5 साल से उमर को जेल में रखा गया है, जिसके बाद इस केस में दिल्ली पुलिस पर कई सवाल उठ रहे हैं। तो क्या कुछ हुआ कोर्ट में सुनवाई के दौरान, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। दिल्ली हिंसा मामले में आरोपी और जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद की गिरफ्तारी पर दिल्ली पुलिस गंभीर सवालों से घिर गई है। कड़कड़डूमा कोर्ट में इस हिंसा की बड़ी साजिश के मामले में आरोप तय करने के बिंदु पर सुनवाई हुई और उमर के वकील ने कोर्ट में उनकी गिरफ्तारी को गलत बताया। उन्होंने कहा कि इस मामले में दिल्ली पुलिस ने ठोस सबूत पेश करने के बजाय गवाहों के बयानों पर भरोसा किया है। आमतौर पर आतंकवाद के मामलों में सबूतों के ढेर होते हैं, लेकिन यहाँ ऐसे गवाह हैं जो कहीं छुपे हुए थे और उमर की गिरफ्तारी के 1 साल बाद सामने आए। उन्होंने साजिश की बैठकों में उमर खालिद को शामिल बताकर सिर्फ पुलिस के पक्ष में मामला बनाने की कोशिश की है। आप घटना के 11 महीने बाद किसी को भी पकड़ सकते हैं और उनसे कुछ भी कहलवा सकते हैं और यही उनका यूएपीए केस है, यानी उमर के खिलाफ दिल्ली पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं है। उमर खालिद के वकील ने जोर देते हुए आगे कहा कि अगर सिर्फ बयान ही है तो ये मामला कहाँ जाएगा? ये पिछले 5 सालों की तरह ही रुका रहेगा। क्या हम अल्फा, बीटा और गामा को बुलाकर पूछताछ करेंगे? उन्होंने भरोसा जताते हुए कहा कि मुकदमे के दौरान ये मामला खारिज हो जाएगा, क्योंकि चार्जशीट लगभग पूरी तरह से सुरक्षित गवाहों के बयानों पर आधारित है। उन्होंने कोर्ट को ये भी बताया कि 2020 की हिंसा में 751 एफआईआर दर्ज है और मेरा मुवक्किल एक मामले को छोड़कर किसी में भी आरोपी नहीं है। गौरतलब है कि खालिद पर 8 दिसंबर 2019 को जंगपुरा में एक बैठक में शामिल होने का आरोप है, जहां कथित तौर पर 2020 के दिल्ली टकराव की साजिश रची गई थी। लेकिन जिस तरह कोर्ट में उमर के वकील ने तर्क दिए, उसके बाद ये मामला नया मोड़ ले सकता है। फिलहाल इस केस में बहस जारी है। 28-29 अक्टूबर को भी इस मामले में जिरह होगी। अब देखना ये होगा कि कोर्ट क्या फैसला करता है। क्या उमर खालिद को 5 साल बाद जेल से आजादी मिलेगी? उमर खालिद ने अपनी रिहाई की उम्मीद जताई है, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान में शांति की उम्मीद टूटती नजर आ रही है। पाकिस्तानी सेना ने सीजफायर तोड़ते हुए अफगानिस्तान पर हमला कर दिया, जिसमें 3 क्रिकेटरों समेत कई लोगों की जान चली गई, जिस पर तालिबान ने भी कड़ी कार्रवाई की धमकी दी है। तो क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान में और तेज होगी जंग? आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान अफगानिस्तान में जंग थमने की बजाय और तेज होती नजर आ रही है। कतर में शांति वार्ता तक दोनों देशों में सीजफायर पर सहमति बनी थी, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने इस ऐलान के कुछ ही देर बाद अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दी। पाकिस्तान की तरफ से पक्तिका प्रांत के अरगोन और बरमल जिलों में कई नागरिक ठिकानों को निशाना बनाया गया। इस हमले में 3 क्रिकेट खिलाड़ियों समेत कुल 14 लोगों की जान चली गई, जिसके बाद से तालिबान भड़का हुआ है। उसने संघर्ष विराम के बावजूद बमबारी को पाकिस्तान का धोखा बताया है और साथ ही कड़ा जवाब देने की बात कही है। तालिबान ने कहा कि जब तक दोहा में शांति वार्ता चलेगी तब तक सेनाएं कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगी और हम इंतजार करेंगे, सब्र रखेंगे, लेकिन इंतकाम जरूर लेंगे। इसके अलावा अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में होने वाली 3 देशों की क्रिकेट सीरीज से भी अपना नाम वापस ले लिया है। पाकिस्तान ने इस जंग के पीछे भारत का हाथ बताया है। उनका कहना है कि भारत से मदद पा रहे गुटों को अफगानिस्तान की धरती पर पनाह मिल रही है, जो दोनों देशों में तनाव की बड़ी वजह है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की कड़ी निंदा हो रही है। इस बीच इस जंग को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान सामने आया है। उन्होंने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच शांति कराने की इच्छा जताई है। ट्रंप ने एक बार फिर भारत, पाकिस्तान समेत उन तमाम देशों का जिक्र किया जिनके बीच वो जंग रुकवाने का दावा करते आए हैं और पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग पर कहा कि अगर मुझे ऐसा करना पड़ा तो दोनों पड़ोसियों के बीच संघर्ष को सुलझाना मेरे लिए आसान होगा। अब देखना यह होगा कि इन देशों में शांति कब और कैसे आती है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। मोदी जी के हनुमान चिराग पासवान के अच्छे दिन आएंगे या नहीं आएंगे ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिलहाल तो बिहार चुनाव में उनके दिन बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं।
अब देखिए ना, मोदी जी से विनती कर करके उन्होंने अपने लिए 29 सीटें तो हासिल कर ली, लेकिन क्या हुआ, उन सीटों पर कहीं पर नीतीश कुमार अपना दावा ठोक रहे हैं, अपने उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं, तो कहीं पर उन्हीं के एनडीए के मंत्री जीतन राम मांझी ने अपना उम्मीदवार भी खड़ा कर दिया है। अब देखना यह है कि चिराग पासवान इन सब मुसीबत के डबल इंजनों से कैसे निजात पाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।